Hi, the best project you will work on is yourself. Never stop working on yourself. Be a constant work in progress. Today is 14th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। चेहरा डांस फॉर्म है मिजोरम का। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इज लोकेटेड इन गुजरात। अरमा कोंडा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। दिस इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये जो कोंडा सफिक्स होता है ना, दिस इज यूजुअली इन दिस आंध्रा। What is the capital and currency of Bhutan? The answer is Thimphu and this Nigultrum. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल है What is the theme of International Youth Day 2021? अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है, इसका थीम क्या था? How the Earth Got Its Beauty? This is a book. You tell who's the author of this book. इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? अभी फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम था अल मोहद अल हिंदी 2021. दिस वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच अदर कंट्रीज नेवी. विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. वाटर सरप्लस है यहाँ पे. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकेबलरी है रेनेज, मतलब डिनाइंग टू फुलफिल अ प्रॉमिस. प्रॉमिस किया बट वो फुलफिल नहीं हो रहा है. हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, जैसे यूएसए अपनी हेजेमनी करने की कोशिश करता है. रिविजनिस्ट का मतलब होता है रिफॉर्मर, रिवॉल्यूशनरी, करेक्टिव. इम्यूलेट करना मतलब कॉपी करना, इमिटेट टू कॉपी समवन. मोनार्की मतलब होता है द स्टेट और कंट्री विच इज गवर्न बाय अ किंग और क्वीन. वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे मोनार्की होती है, जैसे किंगडम भूटान, दैट इज मोनार्की. So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम देखेंगे मोर अफगान सिटीज फॉल एज तालिबान नियर काबुल. ये कैटास्ट्रॉफी आ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तालिबान गेन्स कॉम्प्लिकेट इंडियाज ऑप्शंस. देन तमिलनाडु का बजट अभी प्रेजेंट हुआ, उसमें उन्होंने 3 रुपए कट किया है पेट्रोल डीजल प्राइस पे. आज हम फिर से देखते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल प्राइस है इसमें टैक्सेशन कैसे लगता है. हाउस इज फॉर डिबेट नॉट पॉलिटिकल बैटल्स. Kerala to take over 13 estates close to forest. Men-animal conflict. This is editorial slanting posts. Then growth needs a step beyond reforms. आज हम revisit करते हैं 1991 के reforms को, LPG reforms. Afghan tragedy. An Indian sail to navigate the maritime environment. Prime Minister ने UNSC में अभी जो डिबेट किया था उसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन को काफ़ी एम्फेसाइज किया है. विल गेट टू नो. Then this is about new museum on Jammu and Kashmir. More plastic items to be banned. These many. Sensex roar हुआ. These many points. So again good. Vehicle scrappage policy. This is really good. Win-win policy है. We'll have a talk. Then OTT और हिंदी में आज हम देखते हैं ये है हमारे निर्वाचन आयोग. This is Election Commission of India. Then CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, first news है more Afghan cities fall as Taliban near Kabul. US Britain deployed troops to speed up evacuation of citizens. Citizens कहाँ के? UK USA के. See, ये द मार्च ऑफ तालिबान है. तालिबान सी 13, 11, जून 16, जुलाई 20 एंड 14 ऑफ अगस्त. ये जितने भी शहर है ना, ये एक के बाद एक तालिबान कैप्चर करता जा रहा है. तालिबान की जो स्ट्रैटेजी रही है वो ये रही है कि जो पेरिफेरल है, बॉर्डर प्रोविंसेस है, पहले उनको कैप्चर करें. बॉर्डर प्रोविंसेस कैप्चर करने के तुरंत बाद क्या होगा, ये जो काबुल सिटी है, काबुल सिटी आइसोलेट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर वो काबुल को प्रेशराइज करेंगे और काबुल विद इन 30 डेज फॉल होने के चांसेस हैं.
सो ये जितने भी शहर हैं, जैसे जरंज जरंज में हम अपनी रोड्स भी लाने की कोशिश कर रहे थे ईरान से, चाबहार पोर्ट से। देन वन बाय वन ऑल सिटीज़ यहाँ पे फॉल हो रही है, तो विच इज़ नॉट गुड। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है, सिविल वॉर। सेकेंड चीज़ क्या एक नज़र आ रही है कि यहाँ की जो आर्मी है उसका मोरल इतना डाउन हो गया है कि वो फाइट ही नहीं कर रही है, सरेंडर कर रही है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस यूएसए एंड नाटो। सी, लास्ट 20 ईयर्स से यूएसए की जो पॉलिसीज थी वो ये थी अफगानिस्तान को रीबिल्ड करना। अभी बराक ओबामा की जो बुक है प्रॉमिस्ड लैंड, आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर यूएसए का ऑन अफगानिस्तान पॉलिसी। उसमें बराक ओबामा जो है ना, उसने बड़े अच्छे से बताया है, 2000 नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इन्हें, कि अफगानिस्तान से पुल आउट करना क्यों ज़रूरी है यूएसए फोर्सेस को। बिकॉज यूएसए की वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हो रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी पैसे बहुत लग रहे थे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे। सो दैट इज़ वाई यूएसए अपनी फोर्सेस पुल आउट करना चाहता था। अब इकोनॉमिक क्राइसिस और भी बढ़ गया, तो यूएसए ने ऑल ऑफ अ सडन ब्लिट्स क्रीग, यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन सारी ट्रूप्स इन्होंने क्विकली विड्रॉ करना चालू कर दिया। तो ये वही स्टोरी हो रही है जैसे 1947 में इंडिया के साथ हुआ था। 1945 में ब्रिटेन पिटा तो ब्रिटेन के पास अब मॉनेटरी स्ट्रेंथ नहीं रही थी। तो 1947 में बहुत रैपिड फायर तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया का डिवीज़न किया और क्विकली यहाँ से चले गए। बट उससे क्या हुआ, जो पॉलिसीज़ क्लियर कट डिफाइंड नहीं थी, तो उससे इंडिया का एक तो पार्टीशन हुआ। पार्टीशन भी इतने हैपहैज़ार्ड वे में हुआ था कि यहाँ पे सिविल वॉर जैसी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वी लॉस्ट लाइव्स। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी क्या हो रहा है कि प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी यूएसए एंड नाटो ने अपनाई नहीं। इससे जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाई और वो फाइट प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। एंड दिस केओस इज हैपनिंग ओवर हियर। अब यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि हम जिम्मेदार नहीं है अफगानिस्तान को बिल्ड करने के लिए। वी डू नॉट वांट टू इंटरवीन इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान। दिस इज सच एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर आप आज इंटरवीन नहीं कर सकते 2021 में, तो 2001 में भी इंटरवीन नहीं करना था, तब भी यू वर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू वर नॉट मेंट टू इंटरवीन दिस इंटरवीन इन अफगानिस्तान टेरिटोरी। सो दिस इज अगेन बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे। अब यूएसए नाटो अपनी ट्रूप्स भेज रही है, 3,000 ट्रूप्स भेज रही है टू इवैक्यूएट देयर पीपल। सो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें अब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तालिबान गेन्स कॉम्प्लिकेट इंडियाज ऑप्शंस। न्यू दिल्ली, अगर अनफ्रेंडली गवर्नमेंट आती है काबुल में, तालिबान सपोज कैप्चर कर लेता है और वो अनफ्रेंडली गवर्नमेंट होती है काबुल में, तो इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे हमारे स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। पहला, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हम कैसे प्रोटेक्ट करें, जो हमने 3 बिलियन से ज़्यादा पैसा लगाया है अफगानिस्तान में। दूसरा, फ्यूचर तालिबान रिजीम जो होगा वो एक पॉन बन जाएगा रावलपिंडी पाकिस्तान का, और वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकता है। थर्ड, पाकिस्तान बैक्ड एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सपोर्ट डू नॉट सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान। इंडिया को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो टेररिज्म है ना, ये भी स्पिल ओवर होगा और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इंडिया के लिए ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन तो है कि हम अपने इंडियन सिटीजन्स को सेफगार्ड करें। जब भी वर्ल्ड में ऐसी क्राइसिस होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बोलता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पे उनको सेफगार्ड करो, इवैक्यूएट करो। तो वो अभी हम करेंगे। काबुल भी अगर फॉल होता है तो हम इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से बुला लेंगे। सेकेंड, सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी। अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं तो ये गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर आती है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एफिशिएंट, करप्शन के चार्जेस हैं, एफिशिएंसी नहीं है और पब्लिक सपोर्ट भी एट टाइम्स लैक करती है। तो अगर हम सपोर्ट करेंगे इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये फेल होगी तो हमारा सपोर्ट भी फेल होगा। गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि वेपन्स सप्लाई करो, वेपन सप्लाई में भी अगेन कॉम्प्लिकेशंस है, बूट्स ऑन ग्राउंड तो हम नहीं सेंड करेंगे। देन थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम सपोर्ट करें तालिबान, इसके भी रिपरकशंस हो सकते हैं। सो फॉर नाउ अभी की जो स्ट्रैटेजी इंडियन गवर्नमेंट की दिख रही है, फॉर नाउ वी आर दिस इन वेट एंड वॉच कि यहाँ पे क्या अनफोल्ड होता है इन अपकमिंग मंथ।
लेट अस सी। देन जो नेक्स्ट है दैट इज पेट्रोल टू कॉस्ट ₹3 लेस इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का बजट आया तो इन्होंने जो वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, वैट होता है, उसको कट किया तो ₹3 कम हो गया है पेट्रोल डीजल। सी, क्रूड ऑयल जो प्राइस होती है ना, ये कहाँ पे आती है? इंटरनेशनल मार्केट प्राइस होती है। जैसे इराक में ऑयल प्रोडक्शन हुआ, सऊदी में ऑयल प्रोडक्शन हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में वो बेचते हैं से $50 पर बैरल पे $50। तो ये होती है क्रूड ऑयल प्राइस। बट ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, इसमें अब पैसे ऐड होने लग जाते हैं। पहला चार्ज लगता है फ्रेट का, बिकॉज शिप से इसको माल ढुलाई करना पड़ेगा, तो जो पैसा लगेगा दैट इज फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कॉस्ट बढ़ी। फिर ये रिफाइनरी के पास जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उससे हम क्रूड ऑयल से डिफरेंट पेट्रो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ये करती है रिफाइनरी, रिफाइनमेंट होता है। फिर ये होती है दिस ओएमसीज, ये अपना मार्जिन लेंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगी, डीलर्स के पास जाएगा, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है। फिर इस पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से इट गो टू डिफरेंट कमीशन ओएमसीज के डीलर, और डिफरेंट स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जिस राज्य में जा रहा है वो राज्य उस पे लगाता है दिस वैट टैक्स इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तभी आप देखना दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस अलग होती है, तमिलनाडु में अलग होती है, महाराष्ट्र में, बिकॉज अलग अलग स्टेट ने अलग अलग वैट लगाया है। फिर ये जाता है पेट्रोल पंप में और हमको पेट्रोल मिलता है। तो जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस होती है ना, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है वीएटी। तो तमिलनाडु ने इस वैट को कम किया है। अब इस टैक्स को इजीली लेट गो नहीं करना चाहती कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। वाई? बिकॉज दिस इज इजी मनी, इजी श्योर शॉर्ट मनी, और बहुत ज़्यादा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम सेलिंग दिस पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो कोई भी गवर्नमेंट, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज एट पावर, पेट्रोल डीजल के ऊपर कट करने से बचती है, बिकॉज यहाँ से उनको इजी रेवेन्यू जनरेट होता है। हाउस इज फॉर डिबेट नॉट पॉलिटिकल बैटल्स, ये बोला वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। प्राइस ड्रॉप हुआ है तमिलनाडु में। केरला टू टेक ओवर 13 एस्टेट्स क्लोज टू फॉरेस्ट, दिस इज अबाउट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। बिफोर दैट, सो ये तो था फ्रंट पेज का न्यूज। यहाँ पे है नेशनल इंटरेस्ट पे इंडस्ट्री एक्ट करे, इस स्टेटमेंट पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। बोइंग, ये न्यूज है केरला टू टेक ओवर 13 एस्टेट्स क्लोज टू फॉरेस्ट। अब सी, ये फॉरेस्ट एरिया है, दिस इज फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया की जो पेरिफेरी होती है दिस इज फ्रिंज एरिया, बफर एरिया भी बोल सकते हैं। एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे एलिफेंट का भी पॉपुलेशन बढ़ा है, टाइगर का भी बढ़ा है, लेपर्ड भी बढ़ा है, इवन लायन भी बढ़ा है। तो पॉपुलेशन इज ऑन राइज। इट इज़ अ गुड थिंग कि कंजर्वेशन एफर्ट एक्ट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। बट पॉपुलेशन इज ऑन राइज, तो अकॉर्डिंगली प्रे बेस भी बढ़ना चाहिए शिकार के लिए। एलिफेंट जैसे एनिमल्स के लिए जो वेजिटेरियन है उनके लिए फूड मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फॉरेस्ट, ग्रीन एट्सेट्रा। देन ये जितने भी एनिमल्स हैं इनको रोम करने के लिए बिगर एरिया चाहिए होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो दे स्टार्ट मूविंग, एक्सपैंडिंग देयर टेरिटोरी, ये अपनी हैबिटेट भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है एरिया के लिए। एरिया के लिए एनिमल्स को ज़्यादा एरिया चाहिए, ह्यूमंस को भी एरिया ज़्यादा चाहिए, और उससे होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में या तो एनिमल का लाइफ लॉस होता है तो वो भी लॉस है, ह्यूमन की लाइफ लॉस होता है तो वो भी लॉस है। सो दैट इज वाई our strategy is to stop this man animal conflict. There was an increase in wildlife population, but the animals faced habitat loss, shortage of food sources, and water inside the forest. Climate change हो रहा है, पानी की कमी होती है, तो एनिमल्स क्या होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उससे क्लैशेस होते हैं। तो केरला ने क्या किया कि ये जो बफर एरिया है एलिफेंट का, इसके आसपास के जो एस्टेट्स हैं उसको गवर्नमेंट खरीद रही है, ताकि जो बफर एरिया है, एनिमल टेरिटोरी है, वो बढ़ जाए, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। आप बताओ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है, मतलब एलिफेंट मिलता है इन वाइल्ड, किन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में एलिफेंट? बहुत सारे स्टेट्स हैं, साउथ और इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर काफ़ी स्टेट्स हैं एलिफेंट। ओके,
सो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज एडिटोरियल। स्लैंटिंग पोस्ट, स्लैंटिंग पोस्ट। सी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, डिजिटल जो वर्ड है, सोशल मीडिया है, इसका रीच बढ़ गया है। डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें पता नहीं चलता ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। जैसे इंस्टाग्राम में अक्सर कंप्लेन्स आती है ना कि जो इन्फ्लुएंसर है वैसे तो बड़ी साधारण जिंदगी जी रहा है, बट वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर प्रेजेंट करता है अपने फॉलोवर्स पे। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इससे क्या होता है, अननेसेसरी सोशल टेंशन भी आता है, प्रेशर भी आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है सोसाइटी पे। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या होती है, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ये फेक न्यूज़ चलाते हैं, प्रोपोगेंडा रन करते हैं। प्रोपोगेंडा, इससे क्या होता है, इंसाइटमेंट आता है, हेटफुल भड़काऊ बातें करते हैं। और ये जो भड़काऊ बातें होती है, ये क्या करती है कि डिजिटल एज में जो भड़काऊ बातें हैं वो रियल लाइफ में वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। एक पूरी पूरी थॉट प्रोसेस होती है ना, वो गलत बन रही है, फंडामेंटल्स गलत बन रहे हैं, और इससे वायलेंस होता है रियल लाइफ में। सो द पॉइंट इज, डिजिटल मीडिया में एक रेगुलेशन ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट कर रहे हो, वो एक रेगुलेशन ज़रूरी है। अब इसमें हमने श्रेया सिंगल केस देखा था, सेक्शन 66A। उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसका मिसयूज बहुत हो सकता है, मिसयूज होता है, वेग वर्ड्स हैं, तो कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। कुछ दिन पहले कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रिक्ट संज्ञान लिया था कि 5-6 साल हो गए हैं और अभी तक सेक्शन 66A के अंदर बुक क्यों किया जा रहा है। तो दिस इज वन थिंग, बट द पॉइंट इज सर्टेन रेगुलेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ये स्टॉप करने के लिए होता है कि ऐसा कोई हेटफुल कंटेंट है, वेबसाइट वगैरह है, उसको गवर्नमेंट कंटेंट को ड्रॉप करवा सकती है। जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट उनको ऐसा मैसेज दे सकती है, फोर्स भी कर सकती है। तो दिस इज अबाउट पोस्ट। अब बात ये आती है कि कौन सी पोस्ट एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कंट्री है, और कौन सी है वो नहीं है, ये डिटरमाइन कैसे करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूलर्स एंड द ओपोजिशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रूलर्स एंड ओपोजिशन में। सोशल मीडिया में अनवेरिफाइड मिसलीडिंग पोस्ट होती है, इन्वोक द ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी, प्रमोशन ऑफ एनमिटी। सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। सेक्शन 23 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012 है, चिल्ड्रन। जैसे अभी एप्पल भी न्यूज़ में आ रहा है ना, एप्पल में ये बात है कि अगर चाइल्ड रिलेटेड कुछ क्राइम्स वगैरह है तो एप्पल यूज़र डेटा को स्क्रूटिनाइज कर सकता है, और जो रेगुलेटरी गवर्नमेंट्स है, अथॉरिटीज़ है, उनको कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करेगा इस क्राइम को स्टॉप करने के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उसके लिए ये है पॉस्को एक्ट 2012। तो बात ये है कि अगर कोई चाइल्ड है, लेस देन 18 है, ओके, वो अगर इस टाइप के किसी क्राइम या फिर इस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हुआ है, तो द पॉइंट इज उसमें आप उस चाइल्ड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, विच इज मोरली ऑल्सो रॉन्ग। कि आप जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी ऐसे पब्लिक में, उसका एड्रेस वगैरह यू कैन नॉट डिस्क्लोज, नेम, फोटो एटसेट्रा। इस बात पे कोर्ट ने कहा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड पॉस्को एक्ट 2012 मैंडेट दैट एनी मटेरियल दैट माइट रिवील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम ऑफ अ क्राइम शेल नॉट बी पब्लिश्ड, शेल नॉट बी पब्लिश्ड। जैसे कल स्पेशल मैरिज एक्ट में देखा था, डीएम ने क्या किया, लेटर सेंड कर दिया उनकी फैमिलीज को, तो वो गलत था। सिमिलरली अगर लेस देन 18 है तो आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस है, मोरल इश्यूज भी है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। अब जैसे ये जो पोस्ट है ना, इसको आप GS4 एथिक्स में भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इस न्यूज़ आइटम को, कि गवर्नेंस में भी मोरल इश्यूज को ध्यान रखना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनीज होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किया, स्टेट हेड को किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंट इन एनफोर्सिंग गाइडलाइंस होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब जो ये बात है ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS3 में हम देखते हैं इन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो जो साइबर वॉरफेयर है ना, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर।
पहले जैसी वॉर्स अब होनी नहीं है। अभी जो वॉर हो रही है उसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, साइबर वॉरफेयर होता है, फेक न्यूज़ चलता है, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। जैसे अभी चाइना का अटैक हुआ इजराइल पे, साइबर अटैक। यूज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। एक तो होते हैं स्टेट एक्टर्स, मतलब एक कंट्री है, बॉडी है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है। दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर नॉट स्टेट, दे कुड बी एनीबडी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, एटसेट्रा। use of the internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. Major security concern. How have these been misused in the recent past? जैसे कोई ट्रेंड रन कर देते हैं, है ना, तो मिसयूज ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट को किसी मैटर पे कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, एंटी कंट्री सेंटिमेंट्स डेवलप करते हैं। मिसयूज इन द recent past. Suggest effective guidelines to curb the above threat. Now, this is a question from 2016 paper GS3. First of all, you have to know कि what is this internet, social media and non-state actors. कुछ एक एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं, सबवर्सिव एक्टिविटी करते हैं, और ये कैसे सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। देन मिसयूज कैसे हुआ और इसके लिए इफेक्टिव गाइडलाइन क्या हो सकती है। थिंक हमने इतने अच्छे से इन टॉपिक्स को देखा है, जैसे कि साइबर अटैक्स हमने देखे थे, अभी इंटरनेट रेगुलेटरी गाइडलाइंस हमने पढ़ी, देन सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को कैसे कर्ब करें, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में एथोस कैसे फॉलो, कनेक्ट विद दिस ऑल दीज पॉइंटर्स। ओके, एक बार सिलेबस से भी इसको आप कनेक्ट करो। सो राइट डाउन दिस question, write down this answer. Next is growth needs steps beyond reform. Beyond reform. So this is first editorial. This is second one. ये आर्टिकल लिखा है सी रंगराजन साहब ने, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं, प्राइम मिनिस्टर के, एंड फॉर्मर गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रोथ नीड्स स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म। सी, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। ओके, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, पैसे नहीं थे हमारे पास इंपोर्ट के। 1991 के रिफॉर्म्स में हमने लिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सिस्टमेटिक ओवरऑल किया अपनी इकोनॉमी को। सो द मैसेज इज एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। 1991 के बाद अब 2021 है, अगेन वी आर इन क्राइसिस, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। दिस इज द टाइम कि हम फिर से रिफॉर्म्स करें, मेजर्स लाएं। Growth needs steps beyond reforms. See, reform agenda must continue social cohesion, equity consideration. Because Oxfam की रिपोर्ट क्या बोलती है, इंडिया में डिजिटल डिवाइड तो है, इंडिया में रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, इक्विटी नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो इक्विटी एंड सोशल कोहेजन इज इंपॉर्टेंट, ये दो पिलर्स हैं। द वर्ड ऑफ चार्ल्स डिकिंस इन समवॉट रिवर्स और appropriate as situation में, it was the worst of times, it was the best of times, it was the winter of despair, it was the spring of hope. लाइसेंस राज एंड हुआ था 1991 में, परमिट सिस्टम, परमिट कोटा सिस्टम चलता था पहले, वो एंड हुआ। स्टेट की मोनोपोली होती थी बहुत सारे सेक्टर्स में, उसको हटाया गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया, इंटीग्रेशन हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी से इंडिया का। इसमें उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका बड़ा अच्छा काम रहा है। हमने कोशिश किया बैरियर्स को रिमूव करें, बैरियर्स जैसे अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम वर्कआउट कर रहे हैं, रिमूव द बैरियर्स। परफॉर्मेंस जो भी होता है उसके मैट्रिक्स क्या थे, ग्रोथ रेट क्या हुआ, और करंट अकाउंट डेफिसिट को कितना हम टेकल कर पाए। जैसे कल ही हमने देखा था फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया $600 बिलियन क्रॉस कर गया है, विच इज एक्सीलेंट। पॉवर्टी रिडक्शन में अभी भी हम अच्छा काम नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, इसने ज़्यादा हेल्प किया सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में ज़्यादा हेल्प नहीं किया। क्लास 11th इकोनॉमी। सो पॉवर्टी रिडक्शन इज ऑल्सो वन थिंग। द पॉइंट इज नाउ 2021 में हमें ज़्यादा इलेबोरेट, सिस्टमैटिक, इंक्लूसिव रिफॉर्म्स ज़रूरी है। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को हम एड्रेस करें, ग्रोथ एंड इक्विटी पे हम एम्फेसाइज करें, एंड दीज टू थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। फॉरेक्स रिजर्व्स जो है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें सब्सटेंशियल राइज हुए हैं। तो द पॉइंट इज इस एंटायर आर्टिकल में प्राइमरली इन्होंने 1991 के रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया है
और इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि 2021 पे भी सिमिलर टाइप ऑफ बोल्ड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। अब सी, प्रिपेयर अ नोट ऑन द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ये एक ऐसा नोट है, इसका बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग रहेगा ये। आप एक 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। देयर इज नो वर्ड लिमिट, राइट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर यू गेट टू नो अबाउट दिस एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ये जो एक टॉपिक है ना, इसका जो कंटेंट है ना, उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। रिफॉर्म्स में ग्लोबलाइजेशन हमारे GS1 में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन GS2 में भी कर सकते हो, GS3 में भी कर सकते हो। इसके कुछ पैरामीटर्स आप GS4 इवन SA में भी कर सकते हो। सो प्रिपेयर दिस नोट वेल। LPG रिफॉर्म्स 1991, हैव अ लुक एट NCERT वीडियो एज वेल, और इसका इवन विकी पेज भी बहुत अच्छा है, LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट दिस LPG रिफॉर्म्स 1991। ओके, आप जो भी ये लिख रहे हो ना, जितने भी, सम ऑफ यू आर वेरी रेगुलर, लास्ट 3-4 महीने से एवरीडे आपने आंसर लिखा है, उसको आप फाइल करो। एक फाइल बनाओ और अपने सारे A4 साइज के पेपर, अगर रजिस्टर में लिख रहे हैं तो दैट इज गुड। सम स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग इन A4, आप उसको एक फाइल में करो और टाइम टू टाइम उसको आप पन्ने पलटाओ, रिवाइज करो। यू विल फील, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ओके, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। ओके, सो डू दिस थिंग। Second, an Indian sailed to navigate the maritime environment. Maritime क्यों? बिकॉज इंडिया में 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी दिस कोस्टल बाउंड्री है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो ज़रूरी है कि जो इंडियन ओशन, जो कि एक कंट्री के नाम पे है और वो है इंडिया, ये हमारा बैकयार्ड है, हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करें। कुछ ही दिन पहले हमने देखा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल्स स्टार्ट है। हम बोल्स्टर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को। ये जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, इसको सेफगार्ड करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो होता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। तो दैट इज वाई सीवर्ड ओरिएंटेशन इज वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। सीवर्ड ओरिएंटेशन हमें रखना चाहिए, कॉन्टिनेंटल बायस नहीं होना चाहिए दिस सिक्योरिटी में। सीवर्ड ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे अभी स्वेज कैनाल पे ब्लॉकेज देखा था हमने, शिप अटक गया था, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है। तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी में अभी प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, बिकॉज अभी हम यूएनएससी के हेड कर रहे हैं। यूएनएससी की हाई लेवल ओपन डिबेट था, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बिकॉज देर आर कंट्रीज लाइक चाइना जो बुली करने की कोशिश करता है, साउथ चाइना सी में जो छोटे कंट्रीज हैं उनको बुली कर रहा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज जरूरी। सिमिलर इज द केस विद दिस ब्लैक सी, जहाँ पे रशिया बुली करता है। एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड है ना, पहले हम मेसोपोटामिया से भी करते थे। रिमेंबर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था, डॉकयार्ड था, लोथल डॉकयार्ड था। हम मेसोपोटामिया के साथ भी, वहाँ पे भी कुछ सील वगैरह मिली है, ट्रेड होता था। लोथल वॉज की मैरीटाइम सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो द पॉइंट इज कि हमारी वैसे भी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है। हमारा जो सिविलाइजेशन है ये बहुत पुराना है और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन रहा है। हम शिप बिल्डिंग में एक्सपर्टीज थे, वो तो कुछ ब्रिटिश टाइम आने के बाद हम थोड़ा पीछे हो गए, अदरवाइज इंडिया यूज टू बी वन ऑफ द टॉप कंट्री। शिप बिल्डिंग में एक्सपर्टीज था, एडवांस्ड मॉडर्न कंट्री थी। द वेरी वर्ड नेविगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नवगत। सी, वर्ड भी जो नेविगेशन है वो संस्कृत में इसके रूट्स है। सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये हमारी पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्फेसाइज किया है। एक तो वो 5 प्रिंसिपल्स बताए थे, हैव अ लुक एट नोट्स, जो मैरीटाइम में एम्फेसाइज करना है, और दिस सागर। क्रिटिकल सप्लाई चेन्स होती है, डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ओपन सीज, मेर लिबरम, ओपन सीज। ओपन सीज, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है। न्यू कॉलोनियल कॉन्सेप्ट होता है दिस मेर क्लॉजम, मतलब क्लोज्ड सी, जो साउथ चाइना सी में हो रहा है। तो ये एनकरेज नहीं करना है। जितने भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको इसको अपोज करना चाहिए, जो साउथ चाइना सी में चाइना कर रहा है। मैरीटाइम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स में भी, जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2014 में इंडिया और बांग्लादेश में थोड़ा डिस्प्यूट था मैरीटाइम का, पीसीए ने एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने उसे रेस्पेक्टफुली अबाइड किया। तो अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पीस आ गया है मैरीटाइम। तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी का हो, ब्लैक सी का हो, द पॉइंट इज
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके डिसीजंस का रेस्पेक्ट ज़रूरी है। अभी जो टाइम आ रहा है, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट देखा हमने, 6th रिपोर्ट आई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5-6 साल में एक बार आती है, अभी आई है हर एग्जाम के लिए, 2021 के हर एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईपीसीसी रिपोर्ट ने कहा रेवेजेस ऑफ साइक्लोन्स, सुनामी, मैरीटाइम पॉल्यूशन है, पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी भी है, स्पेशली जो अफ्रीका का ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, सोमालियन दिस पायरेट्स बहुत है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी एट प्ले है, जैसे इंडिया में मुंबई पे अटैक किया था। बीआरआई का बहुत बड़ा थ्रेट है, स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्ल्स पॉलिसी है चाइना की, इंडिया को कॉर्नर करने के लिए। इंडिया की जो नेवी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी हम रखते हैं। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम पे। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ये किसी कोस्टल सिटी में नहीं है। ये जो फ्यूजन सेंटर है दिस इज इन गुड़गांव, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। कनेक्टिविटी और ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, इंफॉर्मेशन शेयर ज़रूरी होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दूसरी एक चीज़ आ गई है, प्लास्टिक्स का थ्रेट है, ऑयल स्पिल्स का थ्रेट है। अनक्लॉज, यूएसए ने अनक्लॉज रेटिफाई नहीं किया है, अनक्लॉज को प्राइमेसी देना ज़रूरी है। एंड ये सब चीज़ें एवरीबडीज बेनिफिट है, बिकॉज जो ओशियंस होता है ना, ये ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन मतलब इस पे सब डिपेंडेंट है और सभी का शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग टाइम पे, एक तो है स्पेस, स्पेस और दूसरा है ओशन। बिकॉज जो लैंड है वो ऑलमोस्ट हमने सब कॉन्कर कर लिया है, सब एक्सप्लोर कर लिया है। दो चीज़ अनएक्सप्लोर्ड है, स्पेस और ओशन। यहाँ जिसने स्ट्रेंथ डेवलप किया वो कंट्री डोमिनेट करने वाली है आने वाले टाइम पे। मोर प्लास्टिक्स आइटम्स टू बी बैंड, दिस इज द नेक्स्ट वन। रीओपनिंग ओल्ड वुंड्स अलोंग द बॉर्डर, यहाँ पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। असम मिजोरम बॉर्डर का लड़ाई की कोई जगह नहीं है। मोर प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड। सी, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक बार प्लास्टिक बन गया मतलब वो एटर्निटी तक एनवायरनमेंट में रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, और इससे अक्यूमुलेशन होता है, पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो बनता है माइक्रो प्लास्टिक, और ये जो छोटे टुकड़े हैं फिर ये फूड सिस्टम में आ जाते हैं और फूड वेब में आते हैं। बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। प्रोहिबिट करें स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, शब्द में ही लिखा है, जैसे वाटर बॉटल है प्लास्टिक की, वो एक ही बार यूज होगी, तो वो क्या हुआ? सिंगल यूज प्लास्टिक। लो यूटिलिटी, इसकी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है और हाई लिटरिंग पोटेंशियल है, वेस्ट ज़्यादा बनाता है, तो इसको प्रोहिबिट कर दो 2022 तक। ये नए अमेंडमेंट रूल्स में लिखा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक फ्लैग्स। इस बार इंडिपेंडेंस डे में कोई भी प्लास्टिक के फ्लैग्स नहीं खरीदेगा, प्लास्टिक फ्लैग्स ऑफ दिस अपना तिरंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार सिंगल यूज के बाद वेस्ट होता है। ओके, सो डोंट परचेज दिस प्लास्टिक फ्लैग, आप खादी का फ्लैग खरीद लो। आइसक्रीम स्टिक्स है, थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, कटलरी, फोर्क, स्पून, नाइव, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक, पीवीसी बैनर्स लेस देन 100 माइक्रोन इन स्टेयर। तो ये लिस्ट है जो हमें नहीं यूज करने देना है, बैन है प्लास्टिक यूजेज। Why? Because plastic accumulation is becoming a real threat to, big threat to our environment. All right. Then Pakistan ministers comment absurd, nothing new. Then this is new museum on Jammu and Kashmir Buddha freedom struggle. See, जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे आप बताओ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी और किसने हेड किया था? तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ना, स्पेशली जैसे अभी तालिबान ने भी कांधार जो था ना, कांधार, ये एक टाइम पे बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था। लर्निंग सेंटर, यहाँ पे तक्षशिला वगैरह इंस्टीट्यूशंस थे। फिर जैसे अभी तालिबान लास्ट टाइम आया था तो उसने क्या किया, ये जो बुद्धा की बड़ी बड़ी स्टैचू थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद तालिबान। अभी एक सिख का भी यहाँ पे पिलग्रिम था, वहां पे भी उसने फ्लैग हटा दिया। दिस इज द प्रॉब्लम विद तालिबान। तो द पॉइंट इज, जो बुद्धा है, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह है, जो बुद्धिज्म है, ये इंडिया से ओरिजिन हुआ है और इसने स्प्रेड किया है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। इवन श्रीलंका में भी गया, इधर अफगानिस्तान तक था, इधर चाइना एंड ईस्ट एशिया में हुआ। तो जो जैसे कश्मीर भी है, कश्मीर का भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बुद्धिज्म से। तो यहाँ ज़रूरी है कि म्यूजियम में जो हेरिटेज है उसको हम शेयर करें,
कंजर्व करें। तो ऐसा एक नया म्यूजियम है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ बुद्धा और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा। कैप्चर करेगा द एसेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन। तो दिस इज हाउसिंग ट्रेजर्स। वैसे ये नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली का, बहुत अच्छा है। गो टू दिस प्लेस वेन एवर यू गेट टाइम। देन दिस इज ट्विटर। तालिबान गेन्स कॉम्प्लिकेट इंडियाज ऑप्शन। ये बहुत डिफिकल्ट, अभी डिप्लोमेसी में इसको डील करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। देन दिस इज प्रधानमंत्री इतने करोड़ दिए फॉर कोविड ट्रीटमेंट, ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। ये देखने में इजी लगता है बट ऐसे जंप करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फ्री फॉल। 75th इंडिपेंडेंस डे में जो पैरा ब्रिगेड है आगरा में, उसने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। 75 पैरा ट्रूपर्स ने डिस्प्ले ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट। पैरा ट्रूपर वेरी ब्रेव। देन दिस इज गवर्नमेंट अलाउज जीएम सोय मील इंपोर्ट टू सपोर्ट पोल्ट्री इंडस्ट्री। पोल्ट्री इंडस्ट्री को दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सेल नहीं हो रही है। सेल क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज एवियन इन्फ्लुएंजा का थ्रेट है, तो लोग डर रहे हैं कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कम से कम यूज करें। सेकंड जो है, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो कॉस्ट कंपनसेट करने के लिए, मतलब इसको जो पोल्ट्री होता है ना इनके खाने के लिए एटसेट्रा, इस कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए सोय मील का इंपोर्ट अलाउ किया जा रहा है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने कहा है कि इससे एनवायरमेंटल डैमेज होंगे। देन दिस इज इंस्टा पिक्स। हिज डिवाइन वाइजनेस राइड्स अगेन। These are some keywords. Then in Shaba's word, elephant. On elephant chase. Change agent in real estate. The tricolor on this Panjim's waterfront. This is excellent, looking beautiful. This is India before 1947 की food dishes है. Then are the Taliban on the brink of victory? Then this is WHO virus. Now see, no need for further WHO virus origins प्रोब। ऐसा चाइना ने बोला है, बट प्रोब होगा, प्रोब होना चाहिए। मूव इज ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स। नो, वर्ल्ड को इतना ज्यादा पे करना पड़ा, लाइफ लॉस हुआ, इकोनॉमी लॉस हुआ, इतनी हार्डशिप्स हुआ, तो ये तो बनता है कि ये वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस पे एक सिस्टमेटिक प्रोब होना जरूरी है। और अगर चाइना इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है तो चाइना पे पेनल्टीज भी लगनी चाहिए और कंपनसेशन मांगना चाहिए चाइना से। Sensex soars past 55,000, adds 593 points on retail euphoria. Euphoria का मीनिंग बताइए, what is the meaning of euphoria? Then Vodafone bankrupt हो रहा है। Vehicle scrappage policy will promote circular economy. प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक्सेलेंट। स्क्रैपेज पॉलिसी और सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, एक हफ्ते पहले पढ़ा था कि सर्कुलर इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, इस टाइप से, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। हैव अ लुक एट नोट्स। नोट्स में भी आई हैव अरेंज्ड ऑल द नोट्स इन दिस गूगल ड्राइव, सो गेट एक्सेस टू दैट गूगल ड्राइव, और सारे नोट्स वहाँ पे सिस्टमेटिक है। एनसीईआरटीज भी मैं कर रहा हूँ, विद इन अ वीक एनसीईआरटीज भी सारी अपलोड कर दूंगा। ओके, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सी, सो द पॉइंट इज, यहाँ पर यह है कि जो भी व्हीकल 15 साल से पुराने हैं, कमर्शियल पर्सनल व्हीकल 20 साल से पुराना है, तो आप उसको स्क्रैप कर दो। स्क्रैप कर दो मतलब जैसे अलंग, अलंग है ना शिपयार्ड जहाँ पे स्क्रैप होते हैं शिप्स, ऐसे ही व्हीकल के सारे पार्ट्स निकालेंगे, जो रीयूज हो सकता है उसको रीयूज कर लेंगे। सो दिस इज स्क्रैपेज। ये एक विन विन पॉलिसी है। स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स आर रिप्लेसिंग देम विद न्यू, ग्रीनर एंड मोर मॉडर्न मशीन। जो नए व्हीकल्स आएंगे ना, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होगी उनकी, दूसरा वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, BS6 आएंगे, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और सेफ्टी भी होगी। जैसे नई गाड़ियाँ आती है उसमें ABS होता है, EBD होता है, एयर बैग्स होते हैं, तो रोड्स भी सेफर होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज एन ऑटो स्क्रैपिंग हब वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हम अपने ही क्यों, पूरे वर्ल्ड से व्हीकल्स लाओ, उसको स्क्रैप करो, इंपॉर्टेंट मेटल वगैरह निकालो, रीयूज करो, बाकी को डंप कर दो। तो इंडिया एक ऑटो स्क्रैपिंग हब भी बन सकता है, इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो दिस इज अ विन विन पॉलिसी। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि पुराने व्हीकल गए, नेचर का भी रूल होता है, पुराने जाते हैं नए आते हैं, तो दिस शुड बी यूज्ड इन इकोनॉमी। अब पुराने व्हीकल्स गए ना, तो जो नए व्हीकल्स आएंगे मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे भी स्लंप में है, ज्यादा डिमांड आ नहीं रही है, तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, नए व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। वाई शुड आई स्क्रैप? इंसेंटिव्स मिलेंगे आपको, इंसेंटिव्स मिलेंगे, जैसे स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है,
इससे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल सकता है, टैक्स में रिबेट मिलेगा, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे नई कार में, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेडेबल होगा। तो दिस इज अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी। पुराने व्हीकल्स हटाओ, 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर्स, और उसकी जगह नए व्हीकल्स आप लाओ। दिस इज द आइडिया। ओके, then this is the next one, unicorns. This is sports. England, Anderson, 31st 5 for helps. Anderson is a very good bowler. Swing बहुत अच्छी है इसकी. Then aim is to be stable in technique. This is नीरज चोपड़ा. अब इसका बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है. He's only 23, तो उसको फोकस रहना चाहिए. आगे और भी गोल्ड और अच्छे परफॉर्मेंसेस होंगे इसके. Then Federer turned 40. This is Indian Express. इंडिया 75, कल 75th है हमारा. इंडिया इंडिया 75, कल हम इसको देखेंगे, इंडिपेंडेंस डे. वेंकैया साहब ने कहा अनरूली नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियंस, और OTT हैज प्रूव्ड दैट राइटर्स आर सुपरस्टार्स. इट्स अ राइटर्स मीडियम. ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, इसने सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा किया है ना, वो इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है कंटेंट क्रिएशन को. छोटे छोटे राइटर्स हैं, छोटे छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, कितने सारे नए हमें लोग मिले, नया टैलेंट आया. बिकॉज हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यू कैन मेक अ वीडियो, यू कैन शो योर टैलेंट, शोकेस योर टैलेंट, और यू हैव दिस ऑडियंस एज वेल. तो इससे OTT लाइक जो है इसने काफ़ी अच्छा किया. वरना एक टाइम पे क्या आता था, बॉलीवुड में भी बड़ा कार्टल चलता है, ग्रुपबाजी चलती है, तो नए टैलेंट को वो इतना एनकरेज नहीं करते. एक ही जो है दिस चलता है वहाँ पे, नेपोटिज्म भी बहुत है. सो इसने बड़ा अच्छा काम किया है OTT ने, कि फील्ड ओपन कर दिया है, हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का प्रॉपर मौका मिल रहा है. प्राइम मिनिस्टर ने स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च किया. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वन. सेंटर बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2022. कल कोई भी प्लास्टिक का फ्लैग नहीं खरीदेगा. ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2022, बिकॉज ये वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, देन ट्विटर ने दिस, USA और PRO, दिस इज डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोविड इज स्टिल हियर, डोंट ड्रॉप द गार्ड्स. द 1947 वी चूज. कल हम एक बड़ा अच्छा सवाल तैयार करेंगे. इंडिया टर्न 75, लॉजिक ऑफ नेशन बिल्डिंग, विल इट एम्ब्रेस फ्रीडम और पार्टीशन. रिटर्न ऑफ स्पेक्टर, बीइंग अनसपोर्टिंग, रीडिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल अगेन. रीडिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल अगेन. एथोस क्या है, जो इंडिया एज अ कंट्री बनाया हमने, ये किस पिलर्स पे बनाया हमने, हमारी थीम क्या थी, सोच क्या थी, वैल्यू सिस्टम क्या है. वी आर अ वेरी वेरी स्पेशल कंट्री, इंडिया. ड्रीम्स नीड ड्रीमिंग एंड थिंकिंग. द मार्च ऑफ तालिबान, दिस इज स्क्रैप ओल्ड कार्स. दिस इज रिवाइजिंग अरुणाचल प्रदेश लिस्ट. US FDA तालिबान कैप्चर कर रहा है. अफगान सी कमांडर कैप्चर कर लिया इन्होंने. डेल्टा वेरिएंट. देन दिस इज पाकिस्तान. दिस इज UK मास शूटिंग एंड सेंसस डेटा. सेंसेक्स 55,000 तक चला गया है. गुड. पेट्रोलियम ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ा है. डोमेस्टिक एयरफेयर डियरर हो गए हैं. ओके, देन ग्लोबल सप्लाई चेन को करेक्ट करना ज़रूरी है. और दिस इज जर्मन विलेज है, काफ़ी हेल्प किया नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में. स्पोर्ट्स है, नो पर्सनल फिजियो, वी शुड गो इजी. ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, इन पे इतना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए. देन दिस इज मैसी. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. आज हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये मिस्टर राजीव कुमार है, ये मिस्टर सुशील चंद्रा है, और ये हैं मिस्टर मिस्टर अनूप चंद्र जी, अनूप चंद्र पांडे जी. सो ये हैं EC, ये हैं CEC, और ये हैं आप हैं EC. तो दिस थ्री मेक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मल्टी मेंबर बॉडी हो गई है ये. भारत निर्वाचन आयोग. ECI भारत में संघ मतलब यूनियन, राज्य मतलब स्टेट, चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त ऑटोनोमस संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. चुनाव कौन कौन से कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव ECI के थ्रू होता है. विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है? देन निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी. प्रावधान क्या है? पार्ट 15 में दिया हुआ है. पार्ट 14 में UPSC वगैरह था, ये पार्ट 15 है. पार्ट 15 चुनावों से संबंधित है. आयोग की स्थापना करनी है. आर्टिकल है 324 टू 329. इसमें बताया गया है कि
बॉडी कैसे बनेगी, पावर्स क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, पात्रता क्या होगी, एटसेट्रा। अब बताओ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये रिटायर होता है तो क्या इसको बार किया जाता है फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी? जैसे जजेस वगैरह को बार कर देते हैं, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बार किया गया है? आंसर, 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो दिस इज ईसीआई, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड दिस इज स्ट्रक्चर। मूल में केवल एक निर्वाचन आयोग था। 1989 में क्या हुआ, हमने 21 से कम करके 18 कर दिया वोटिंग एज। वर्क बढ़ गया तो हमने इसको मल्टी मेंबर बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 1 सीईसी एंड 2 ईसी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सो मिस्टर सुशील चंद्रा इज सीईसी ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन और आप दोनों ईसी हैं। ओके, अब सीसेट की बात करते हैं। बड़ा आसान है। 987 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सो दिस इज 3 इंटू 7 इंटू 47। तो जो भी नंबर होगा वो इन तीनों से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब इस टाइप के सवाल होते हैं ना, इसमें ना कई बार रिवर्स चलना चाहिए। एक एक जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको रिवर्स में देखो कि क्या वो इनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंसर जल्दी आ जाता है और ये एक्चुअली वर्क्स। कई बार सवाल ऐसे समझ नहीं आता है ना, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, वैल्यू पुट करके एरर निकालते जाओ जो अनफिट ऑप्शंस है। जैसे अपन 3 को देखते हैं, तो ये जो पहला नंबर है 3 से डिविजिबल भी नहीं है। 3 से डिविजिबल का ये फंडा रहता है कि ये जो नंबर है ना, इस सबको ऐड कर दो। 5 + 5 10, 13 16 19 18 1, तो 28 हो गया। 28 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला नंबर लो, 5 5 10 15 16, 16 और 8 24 और 1 25। 25 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं है। ऐसे करके एलिमिनेट करो। ये नंबर 3 7 47 सबसे डिविजिबल हो रहा है, तो दिस इज द नंबर ऑफ अवर रिक्वायरमेंट। ये अपना रिक्वायर्ड नंबर है, आंसर है। ओके, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हो गया 9999। अब वो डिविजिबल बाय 88 भी होना चाहिए, तो इसी को डिवाइड कर देते हैं 88 से। रिमाइंडर आया 55, तो इससे अपन 55 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सो द आंसर इज 9944। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर लेने हैं तो हमेशा ऐसे लो, 2x + 1। अब अगला ऑड आएगा +3, 2 ऐड कर दो, +1 +3, 2x + 1 2x + 3। ये आपने चूज कर लिया। अब दिया है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? स्क्वायर ले लो इनका, दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर। अगर आप इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। या फॉर्मूला लगा दो, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। यू डू दिस, इजी हो गया। 8 टाइम x + 1। तो यहाँ जो भी वैल्यू ऑफ x आएगी ये हमेशा डिविजिबल बाय 8 होगा। सो द आंसर इज 8। The speed of a car increases by 2 kilometers after every 1 hour. If the distance traveling in the first 1 hour was 35 kilometers, what was the total distance traveled in 12 hours? Easy. इसमें केवल एक ही चीज याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और किलोमीटर पर आवर से करना है तो 5/18, ऐसे करके चेंज भी आना चाहिए। A man on tour travels first 160 किलोमीटर at 64 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 160 at 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज क्या होगा फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर? एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर? तो पैरीमीटर निकाल लीजिए। इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम आ जाएगा। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सीसेट है, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्क्रैप पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करिए GS3। देन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बात है मैरीटाइम, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। LPG रिफॉर्म 1991, जो समझ में आए, जो आप पढ़ पाओ सब लिख दो इस LPG 1991 में, ये बहुत हाई यील्डिंग है। देन दिस इज सोशल मीडिया, GS3 2016 क्वेश्चन, डू इट। दिस इज टैक्सेस और ये तालिबान क्राइसिस। सो दिस इज 14th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.